क्या राहुल गांधी ने राहुल गांधी मैं राहुल गांधी ने या राहुल गांधी राहुल गांधी मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। तब मैं तो करके दिखा दूंगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। एक बच्चा जिसकी उम्र महज 14 साल थी, तब उसकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक युवा जो भी 21 साल का भी नहीं हुआ था, तब उसके पिता को बम से उड़ाकर मार दिया गया। एक नेता जिसे देश और मीडिया ने पप्पू कहा, के अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जिसके बारे में कहा गया कि गांधी परिवार में इससे कमजोर कोई नहीं, जिसकी हर चुप्पी का मजाक बनाया गया और परिवारवाद के ताने दिए गए। और फिर उसी नेता ने 145 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4050 किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा की और लोगों का दर्द समझा। और उसी नेता ने कश्मीर में लाखों लोगों के सामने खड़े होकर कहा, मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। उसी नेता ने सवालों से संसद में सबको मौन कर दिया। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था? क्या आप जानते हैं कि यूपीए सरकार में उन्होंने मंत्री बनने से खुद को क्यों दूर रखा था? या जिस नेता को कमजोर समझा गया वही सबसे लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। चैप्टर 1। 19 जून 1970 की दिल्ली की एक दोपहर गर्म हवाएं चल रही थी। एम्स नई दिल्ली के कमरे में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर बेटे ने जन्म लिया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता था। बाहर दिल्ली तप रही थी, भीतर इतिहास सांस ले रहा था। कहा जाता है बच्चा असामान्य रूप से शांत था, न रोने का ज्यादा शोर न बेचैनी, जैसे उसे पता हो कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं होने वाली है। यह जन्म सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, यह एक विरासत का जन्म था। राहुल का शुरुआती बचपन नई दिल्ली के सुरक्षित सरकारी आवासों में बीता। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से शुरू की। 1970 के दशक के अंत और 1980 के शुरुआती वर्षों में ही उन्हें यह समझ आ गया था कि उनका जीवन आम बच्चों जैसा नहीं है। उनके स्कूल, दोस्त और दिनचर्या बार बार बदल जाती थी। 21 अक्टूबर 1984 की सुबह नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री निवास के बाहर इंदिरा गांधी की उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय राहुल गांधी 14 वर्ष के थे। इस घटना के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई। यहीं से राहुल का बचपन व्यवहारिक रूप से समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राहुल के पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राहुल की पढ़ाई और जीवन अब पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों पर चलने लगी। उन्हें देहरादून के दून स्कूल भेजा गया। खतरे को देखते हुए बाद में उन्हें भारत से बाहर पढ़ाई के लिए भेजा गया। राहुल गांधी ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में अध्ययन किया। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े। सुरक्षा कारणों से उन्हें संस्थान बदलना पड़ा और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। विदेशों में वे कई बार बदले हुए नाम और सीमित पहचान के साथ रहे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। सभा स्थल पर एक महिला हमलावर ने आत्मघाती विस्फोटक से धमाका कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या के वक्त राहुल गांधी भारत में नहीं थे, वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्हें तुरंत भारत लाया गया। उनकी उम्र उस समय मात्र 20 वर्ष थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी की सुरक्षा एसपीजी को सौंप दी गई। उनकी मां सोनिया गांधी ने स्पष्ट निर्णय लिया कि राहुल को राजनीति से दूर रखा जाएगा। 1991 से 1997 तक उन्होंने विदेश में पढ़ाई पूरी की और निजी जीवन जीने की कोशिश की। 1998 में राहुल गांधी भारत लौटे। यह वापसी राजनीति में प्रवेश नहीं थी, बल्कि उस जमीन पर लौटना था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इस समय तक राहुल गांधी ने 2 हत्याएं, लगातार सुरक्षा, पहचान छुपाकर जीवन और सार्वजनिक दबाव सब कुछ देख लिया था। वे अब नेता नहीं थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बन चुके थे जिसे इतिहास बार बार राजनीति की ओर धकेल रहा था। चैप्टर 2।
1998 में ही उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालती है। इसके बावजूद राहुल खुद को जानबूझकर पीछे रखते हैं। वह जानते थे कि सिर्फ नाम के सहारे राजनीति में उतरना उनके पिता और दादी की विरासत का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया, पहले देश को समझना है, फिर सत्ता को। इन वर्षों में राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे देश भर में घूमते हैं। वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के गरीब इलाकों में जाते हैं। यही वह दौर है जब राहुल ने भारत को फाइलों से नहीं, जमीन से समझना शुरू किया। 2002 वह साल था जब राहुल गांधी ने पहली बार राजनीतिक भूमिका स्वीकार की। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई और पार्टी के अंदर उनकी मौजूदगी बढ़ने लगी। इसी साल गुजरात में दंगे होते हैं और राष्ट्रीय राजनीति तेजी से ध्रुवीकृत होती है। राहुल इन घटनाओं को बेहद करीब से देखते हैं। 2003 में राहुल गांधी को कांग्रेस के संगठन को समझने की जिम्मेदारी दी जाती है। वे यूथ कांग्रेस और NSUI की बैठकों में चुपचाप बैठते हैं, सुनते हैं, नोट करते हैं। वे भाषण देने से ज्यादा सवाल पूछते हैं। इसी साल पार्टी के भीतर यह साफ होने लगता है कि राहुल गांधी को 2004 के आम चुनाव में मैदान में उतारा जाए। सीट चुनी जाती है अमेठी, वही अमेठी जो कभी राजीव गांधी का राजनीतिक गढ़ थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार जनता के सामने उम्मीदवार के रूप में आते हैं। सीट अमेठी, उत्तर प्रदेश। यह वही इलाका था जहां लोग उन्हें राजीव जी का बेटा कहकर देखते थे, नेता नहीं। नतीजा आता है, राहुल गांधी जीत जाते हैं और पहली बार संसद पहुंचते हैं। 2004 में 43 साल की उम्र में राहुल गांधी लोकसभा के सबसे चर्चित नए सांसदों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यह जीत सिर्फ चुनावी नहीं थी, यह उस चुप्पी की जीत थी जो 1991 से उनके भीतर जमा थी। 2004 तक राहुल गांधी पूरी तरह राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वह अब भी वह नेता नहीं थे जो भाषणों से भीड़ जीतता है। वह एक ऐसा नेता बन रहे थे जो सवालों से सिस्टम को चुनौती देता है। चैप्टर 3। 2004 के आम चुनाव में अप्रत्याशित नतीजा आता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में लौटता है। इसे नाम दिया जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA। प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह और इसी सत्ता के बीच 33 साल का एक नया सांसद चुपचाप बैठा है। नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी मंत्री नहीं बनते, कोई कैबिनेट पद नहीं, कोई सरकारी ताकत नहीं। जानबूझकर उन्हें संसद की स्थायी समितियों में डाला जाता है जहां असली काम दिखता है। फाइलें, आंकड़े, गरीबी, आदिवासी और मजदूर दिखते हैं। इस दौर में UPA सरकार का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम आता है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। राहुल गांधी इस युद्ध गांवों में जाकर पूछते हैं, मजदूरी मिली या नहीं मिली, काम मिला या नहीं मिला, पंचायत ने पैसा रोका या नहीं रोका। संसद में वह बार बार कहते हैं, अगर पैसा नीचे नहीं पहुंचा तो योजना फेल है। 2008 में राहुल गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI सुधारने की जिम्मेदारी दी जाती है। 2009 के चुनाव में UPA दोबारा सत्ता में आती है। राहुल गांधी फिर अमेठी से जीतते हैं, पहले से भी बड़े मार्जिन से। देश उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मानने लगता है। इस दौर में उनका नाम सबसे बड़ा, ताकत सबसे कम और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी। इस दौर में राहुल गांधी का फोकस भूमि अधिग्रहण पर भी जाता है। वह उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच बैठते हैं। उनका स्टैंड साफ था, बिना सहमति जमीन नहीं छीनी जाएगी। यही वह समय है जब उद्योग जगत और राहुल के बीच दूरी बनने लगती है। वह खुलेआम कहते हैं, भारत सिर्फ कॉर्पोरेट से नहीं चलेगा। 2013 में राहुल गांधी कांग्रेस को उपाध्यक्ष बनते हैं। यह पद उन्हें पार्टी की कमान देने के लिए था, लेकिन तब तक देश का मूड बदल चुका था। महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप, 2G, कोयला घोटाला, सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी सत्ता में थे, पर सत्ता उसके कंट्रोल में कभी नहीं रही। चैप्टर 4। 2014 के नतीजे आते हैं और सब कुछ साफ हो जाता है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी और राहुल गांधी उस हार का चेहरा बन चुके थे। देश को एक नया, आक्रामक, हाई वॉल्यूम नेतृत्व मिल चुका था। संसद में उनकी मौजूदगी कम होती गई, पार्टी भीतर से बिखरने लगी और मीडिया ने उन्हें कमजोर विपक्ष की पहचान दे दी। सितंबर 2016 में रिलायंस जियो भारत में उतरता है। सस्ता इंटरनेट, फ्री डेटा और स्मार्टफोन गाँव-गाँव पहुंच जाते हैं। राजनीति अब रैलियों में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जाने लगती है। इसी डिजिटल विस्फोट में राहुल गांधी की छवि सबसे ज्यादा चोट खाती है। उनके भाषणों के छोटे छोटे क्लिप काटे जाते हैं और मीम कल्चर के जरिए उन्हें बना दिया जाता है पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है,
आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। और राहुल की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने इसे हल्के में लिया। जवाब देर से आया और तब तक टैग जम चुका था। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पार्टी संगठन बूढ़ा हो चुका था, कार्यकर्ता हताश थे और सोशल मीडिया पर उनकी छवि पहले ही तय हो चुकी थी। वह संगठन सुधारने की कोशिश करते हैं, युवाओं को आगे लाना, आंतरिक चुनाव, पुराने नेताओं को साइड करना, लेकिन जो भी वे बोलते उसे गंभीरता से नहीं व्यंग्य से देखा जाता। 2018 एक छोटा सा मोड़ लाता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतती है। पहली बार लगता है कि राहुल सीख रहे हैं, रणनीति समझ रहे हैं, लेकिन 2019 आते आते देश का मूड फिर एक तरफा हो चुका था। 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए सबसे कठोर साबित होता है। कांग्रेस को करारी हार मिलती है और सबसे बड़ा झटका, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं। यह सिर्फ सीट की हार नहीं थी, यह विरासत के प्रतीक का टूटना था। कुछ ही दिनों में वे कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी लगभग राजनीतिक फ्रेम से गायब हो जाते हैं। 2020-21 राहुल गांधी संसद में कम दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी कभी तीखे सवाल पूछते हैं। इस दौर में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन जाती है जो है लेकिन असर में नहीं है। 2022 में अचानक तस्वीर बदलती है। राहुल गांधी एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा। यह कोई चुनावी रैली नहीं थी, कोई हेलीकॉप्टर, कोई मंच, कोई शोर नहीं, सिर्फ पैदल चलना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर, ठंड, बारिश, थकान, सबके बीच राहुल गांधी रोज 20-25 किलोमीटर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं और मीम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 2023 आते आते राहुल गांधी फिर चर्चा के केंद्र में होते हैं, लेकिन इस बार मजाक के कारण नहीं। संसद सदस्यता जाने, कोर्ट केस, सजा, सब कुछ होता है, फिर सदस्यता बहाल होती है। इस पूरे दौर में राहुल का रुख अलग रहता है, न आक्रामक न रक्षात्मक, सिर्फ स्थिर। और यही स्थिरता उनकी नई पहचान बनने लगती है। 2014 से 2023 तक का दौर राहुल गांधी का सबसे लंबा और सबसे कठिन दौर था। यहाँ वे नायक नहीं है, यहाँ वे जीतते भी नहीं है, यहाँ वे सिर्फ सहन करते हैं। यही दिखाता है कि किसी नेता को गिराने के लिए हार काफी नहीं होती, क्योंकि इतनी हार के बाद हर आम आदमी लगभग हार जाता है। 2024 के नतीजों में कांग्रेस फिर से बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरती है। कांग्रेस को 99 सीट पर जीत मिलती है और राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह उस आदमी की वापसी थी जिसे कभी हल्के में लिया गया था और अब वही सत्ता से सबसे कड़े सवाल पूछने वाला चेहरा बन चुका था। राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में सक्रिय दिखते हैं। उन्होंने वित्त, कृषि, बेरोजगारी और ट्रेड नेगोशिएशंस पर लगातार कम से कम 8 बार सवाल संसद में उठाए हैं। 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंचा। सैन्य हलचल, ड्रोन गतिविधियां और कूटनीतिक बयानबाजी। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार सार्वजनिक मंचों और मीडिया इंटरव्यूज में दावा किया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। यह दावा एक बार नहीं बल्कि अलग अलग मौकों पर दोहराया गया। अमेरिकी रैली से लेकर इंटरनेशनल इंटरव्यूज तक भारत में यह बयान राजनीतिक विस्फोट बन गया। जब भारतीय न्यूज चैनलों पर एंकर सवाल पूछ रहे थे क्या वाकई अमेरिका ने युद्ध रुकवाया, तब राहुल गांधी ने सीधे सरकार की चुप्पी पर हमला किया। राहुल ने कहा, अगर किसी विदेशी नेता ने युद्ध रुकवाया तो भारत की संप्रभुता कहाँ थी? क्या मोदी सरकार किसी के दबाव में काम कर रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दावों पर खुलकर खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। सच्ची देशभक्ति जवाबदेही से डरती नहीं है। यह वही पल था जहां राहुल की छवि में बड़ा बदलाव दिखा। 2026 आते आते बहस और तेज होती गई। राहुल गांधी ने संसद में भारत अमेरिका ट्रेड और फॉरेन प्रेशर को जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं। यही उन्होंने वो शब्द बोले जिन्होंने राजनीति हिला दी, कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की फाइलों में बड़े नाम आ रहे हैं तो देश को सच जानने का हक है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या भारत के फैसले किसी विदेशी दबाव में लिए जा रहे हैं। सरकार ने पलटवार किया, मगर राहुल डटे रहे। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। उनका तर्क सीधा है। जब विदेशी नेता युद्ध रुकवाने का श्रेय लेते हैं, जब ट्रेड डील्स पर पारदर्शिता नहीं होती, जब सरकार जवाब देने से बचती है, तो सवाल प्रधानमंत्री की नीयत पर नहीं, स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर उठता है। 2024 से 2026 के बीच राहुल गांधी का सफर बदल गया। उन्होंने यह साबित किया, जब सत्ता चुप थी तब सवाल खड़े थे, जब दुनिया दावा कर रही थी तब राहुल गांधी
गांधी जवाब मांग रहे थे। उनकी छवि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। राहुल गांधी को लोग अब एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखने लगे हैं और उनके द्वारा पूछे गए सवालों को सुनने लगे हैं।